हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों आज है 6 जून और आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 6 जून 2024 के मोस्ट इंपोर्टेंट डेली करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा, पूरी वीडियो डिटेल में आपको समझाई गई है। अगर वीडियो पसंद आएगी तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना। चैनल पर नए आए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। चलिए सबसे पहले 1 मिनट में रिवीजन करते हैं कल के करंट अफेयर का, फिर आज की करंट अफेयर की तरफ बढ़ेंगे। कल हम लोगों ने पढ़ा था लोकसभा चुनाव में एनडीए गठबंधन को कुल कितनी सीटें मिली, तो 292 मिली। आंध्र प्रदेश विधानसभा चुनाव के नतीजों में किसकी जीत हुई, तो तेलुगु देशम पार्टी को हुई। उड़ीसा विधानसभा चुनाव में किसको जीत मिली, तो बीजेपी भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली। 2 विधानसभा चुनाव ये था कल के क्वेश्चन में। वैसे तो 4 राज्यों का विधानसभा चुनाव हुआ और पूरे देश में लोकसभा चुनाव हुआ, ठीक है ना। सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश और जोड़ लीजिए। न्यूयॉर्क इंडियन फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड जीता है सान्या मल्होत्रा ने। इसके अलावा टी20 वर्ल्ड कप 2024 को विजेताओं को, जो विजेता टीम होंगी उसको मिलेगी $2.45 मिलियन की पुरस्कार राशि। इसके अलावा 2 जून 2024 को 10 सालों के बाद से आंध्र प्रदेश की राजधानी अब हैदराबाद नहीं रही। हैदराबाद अब केवल तेलंगाना की राजधानी रहेगी। वायुगतिक डिजाइन और विश्लेषण के लिए प्रवाह नाम का सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है इसरो ने। और भारत की स्थायी प्रतिनिधि रही यूएन में रुचिरा कंबोज अभी हाल ही में रिटायर हो चुकी हैं। इन्होंने इंडियन फॉरेन अफेयर में 35 सालों का अपना योगदान दिया, सेवा दी। क्लाउडिया शेइनबाम ये बन गई हैं मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति। और भारत के 642 मिलियन या कहें 64.2 करोड़ लोगों ने लोकसभा चुनाव 2024 में वोटिंग करके एक वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट कर दिया है। ये टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस थे कल की वीडियो से, जिनका आपने किया है रिवीजन 1 मिनट में। अब बात करेंगे हम लोग आज की करंट अफेयर की, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं एमजेटी ऐप पर इसकी क्विज और पीडीएफ आपको मिल जाएगी। तो एमजेटी ऐप पर फ्री क्विज और फ्री पीडीएफ पाने के लिए एमजेटी ऐप डाउनलोड करें। यहीं पर आपको हमारे ई बुक और हमारे पेड वीडियो कोर्सेज मिलेंगे बहुत ही अफोर्डेबल प्राइजेस पर। किसी भी सहायता के लिए इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। तो ये दोस्तों मनाया गया 5 जून को। अब चूंकि 4 जून को नतीजे आए थे भारत में लोकसभा चुनाव के, इस वजह से 5 जून को उतना ज्यादा तो ये पॉपुलर नहीं हो पाया, या कहें कि दब गया एक प्रकार से, क्योंकि कुछ और ही न्यूज चल ही रही थी देश भर में, देख ही रहे थे आप। लेकिन वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे जो है हम लोग का भी इतिहास रहा है, पूरे विश्व का भी इतिहास रहा है, पूरे विश्व में धूमधाम से मनाया जाता है। इसको एक प्रकार से इस हिसाब से सेलिब्रेट किया जाता है जिससे जन जन के प्रति जागरूकता फैले कि इन्वायरमेंट कितना महत्वपूर्ण है और पेड़ लगाना कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है, अपने पर्यावरण की सुरक्षा करना कितनी ज्यादा महत्वपूर्ण है। 1972 में यूनाइटेड नेशन के एनवायरनमेंट प्रोग्राम के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी, जिससे पर्यावरण के संरक्षण के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़े। इस बार की थीम है लैंड रिस्टोरेशन, डिजर्टिफिकेशन एंड ड्राफ्ट रिसाइलियंस। इसकी पहली बैठक 1972 में हुई थी। उसी टाइम ये डिसाइड किया गया था, स्टॉकहोम में, स्वीडन में तब बैठक हुई थी। क्लियर। अभी तक जून महीने के जितने भी महत्वपूर्ण दिवस आए हैं उनका रिवीजन करेंगे, जैसे वैश्विक अभिभावक दिवस और विश्व दुग्ध दिवस, ये दोनों 1 जून को मनाया गया। 2 जून को तेलंगाना राज्य स्थापना दिवस मनाया गया। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया। अगला क्वेश्चन, हाल ही में प्रसिद्ध वार्षिक हिंदी साहित्य भारती पुरस्कार किसे दिया गया। तो दोस्तों एक कृष्ण प्रकाश नाम से हैं सुपर कॉप, बहुत ही फेमस आईपीएस अधिकारी हैं। ये मुंबई में एक विशेष आतंकवाद विरोधी अभियान के, या कहें कि एक टीम के ये सुपर कॉप हैं और इनको हिंदी साहित्य भारती पुरस्कार दिया गया है। तो पेशे से तो पुलिस ऑफिसर हैं और काम इनका होता है आतंकवाद का खात्मा करना। फोर्स 1 टीम का ये नेतृत्व करने के लिए जाने जाते हैं। लेकिन साथ ही साथ ये भगवान राम को पोस्ट कार्ड के माध्यम से अधिकतम संख्या में पत्र ये देने के लिए जाने जाते हैं। तो 2 बार इनके नाम पहले से ही वर्ल्ड रिकॉर्ड था, तीसरा वाला वर्ल्ड रिकॉर्ड अभी बनने वाला है, लेकिन उससे पहले इनको हिंदी साहित्य भारती पुरस्कार मिल चुका है। तो मुंबई के हैं सुपर कॉप कृष्ण प्रकाश। यहाँ पर कुछ और पुरस्कार और सम्मान हैं जो पिछले दिनों में दिए गए हैं, उनका हम लोग रिविजन करेंगे। जैसे विराट कोहली को अभी आईसीसी ओडीआई प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया। बृहत सोमा स्क्रिप्स नेशनल बी का खिताब जीते हैं, स्पेलिंग बी का खिताब अमेरिका में। मेजर राधिका सेन यूएन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर का अवार्ड में पाई हैं। जेनी एरपेनबेक ये अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार पाए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। श्रीनिवास आर कुलकर्णी को प्रतिष्ठित 100 पुरस्कार मिला है। रस्किन बॉन्ड को साहित्य अकादमी फेलोशिप मिला है। पवन सिंधी को ग्लोबल प्राइड ऑफ सिंधी अवार्ड और भवी मेहता को ऑक्सफोर्ड बुक स्टोर का कवर प्राइज।
इसके अलावा जो एआई एंकर है सना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड एंकर है सना, उसको ग्लोबल मीडिया अवार्ड मिला है। इंडिया टुडे का ये एआई एंकर है। अगला है वर्ष 2023-24 में भारत का तीसरा सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य देश कौन बना, यानी एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन देश कौन बना है। तो दोस्तों फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में भारत का तीसरा सबसे बड़ा एक्सपोर्ट गंतव्य बन गया है नीदरलैंड। देखो भारत अमेरिका और यूएई में तो एक्सपोर्ट करता ही करता है सबसे ज्यादा मात्रा में, ये पिछली बार भी था, उससे पहले भी था, इसलिए तो इसको चेंज नहीं हुआ है, तो इसको हम लोग क्वेश्चन नहीं लिए। लेकिन तीसरे नंबर वाले में काफी ज्यादा चेंजेस देखने को मिला है, मतलब ये तीसरे पर आ गए हैं नीदरलैंड, इसलिए ये क्वेश्चन लिया गया है कि तीसरा सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य कौन बना है। निर्यात गंतव्य का मतलब क्या हुआ, एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन मतलब इंडिया जो एक्सपोर्ट करता है, इंडिया जो भी माल सप्लाई करता है बेचता है, उनमें तीसरा सबसे बड़ा डेस्टिनेशन कौन है, नीदरलैंड। ठीक है, तो आज के टाइम पर यहां पर देखो द हिंदू का आर्टिकल है, नीदरलैंड इमर्जेस एज इंडियाज थर्ड लार्जेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन इन 2023-24। इसमें इलेक्ट्रिक गुड्स, केमिकल्स और पैरासूटिकल्स ये सभी जाते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा पेट्रोलियम का मात्रा रहता है जो 14.29 बिलियन डॉलर का अकेले रहता है। वैसे अगर हम लोग अभी की बात करें तो ये 17.4 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है, मतलब हम लोग इतने का माल भेजते हैं, यहाँ पर बेचते हैं नीदरलैंड में। ठीक है जी, और अमेरिका में और यूएई में तो हम लोग सेल करते ही हैं। ओके, सबसे ज्यादा पेट्रोलियम उत्पाद। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस नेशनल पार्क में भारत का पहला बायोस्फीयर बनाने की योजना बनाई गई। तो दोस्तों भारत का पहला बायोस्फीयर नेशनल पार्क में बनेगा राजाजी। राजाजी नेशनल पार्क आप सुने भी होंगे, कई बार मैंने रिवीजन भी कराया है, उत्तराखंड में है। ठीक है ना, उत्तराखंड में है, जिम कार्बेट भी, राजाजी नेशनल पार्क और नंदा देवी ये सब यहीं पर है। तो राजाजी नेशनल पार्क जो है वहीं पर वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के अवसर पर एक फैसला लिया गया कि यहाँ पर एक पहला बायोस्फीयर टाइगर रिजर्व स्थापित किया जाएगा। इंडिया का पहला जो कि होगा प्राइवेट टाइप का, ये जयधर गुप्ता और विजय धस्माना इन दोनों के द्वारा बनाया जा रहा है। ये दोनों इस पर काम कर रहे हैं काफी दिनों से, जयधर गुप्ता और विजय धस्माना। तो राजाजी नेशनल पार्क बेसिकली एक राजाजी राघाटी बायोस्फीयर के अंतर्गत है, जो कि प्राइवेट प्रॉपर्टी है। 35 एकड़ में फैला ये निजी जंगल है, उत्तराखंड में स्थित है। तो यहाँ पर पहला बायोस्फीयर टाइगर रिजर्व बनाया जाएगा। अब ये क्या है, बायोस्फीयर में देखो क्या होगा कि इसमें दुर्लभ और लुप्त प्राय मतलब जो गायब हो चुकी पौधों की प्रजातियां हैं वो लगाई जाएंगी। यहाँ पर ऑलरेडी 100 से ज्यादा हैं और भी लगाई जा रही हैं। तो जो कहीं पर भी नहीं मिलेगी पौधे की प्रजातियां वो उत्तराखंड में आपको यहाँ पर मिल जाएगी। वैसे भी उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में बहुत सारी ऐसे प्राकृतिक और लुप्त प्राय पौधे पाए जाते हैं। इसी वजह से तो बाबा रामदेव जी यहाँ गए थे ऑफिस खोलने। ठीक है, और फिलहाल तो अभी बाबा रामदेव जी से याद आया, उत्तराखंड सरकार ने उनके 14 प्रोडक्ट पर अभी बैन लगाया, मतलब लाइसेंस कैंसिल किया है। फिलहाल बात करेंगे उत्तराखंड की। उत्तराखंड देखोगे आप तो ये रहा उत्तराखंड राज्य। ये दोस्तों उत्तर प्रदेश से ही अलग हुआ था। ये 9 नवंबर को सन 2000 में 13 जिले लेकर के अलग हुआ था। अभी भी यहाँ पर 13 जिले ही हैं। देहरादून इसकी विंटर कैपिटल है, समर कैपिटल है गैरसैंण। पुष्कर सिंह धामी बीजेपी पार्टी से यहाँ के सीएम हैं, गवर्नर है लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह। 70 विधानसभा में सीटें हैं, लोकसभा में 5 सीटें हैं और इस बार 5 की 5 जीती है बीजेपी ने। राज्यसभा में 3 सीट यहाँ से जाती है। भीमताल, नैनी झील, सप्तऋषि कुंड, नैनीताल, सात ताल, माता ताल, राकस ताल, ये सभी ताल झीलें यहीं पर हैं। जिम कार्बेट नेशनल पार्क, इसका नया नाम हो गया है दोस्तों रामगंगा नेशनल पार्क। ध्यान रखना, ये भारत का पहला नेशनल पार्क है, 1936 में बना था। उससे पहले इसका हेली नेशनल पार्क था, फिर जिम कार्बेट हुआ और अभी अब रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया गया है। और देखो ये राजाजी राष्ट्रीय उद्यान के बारे में भी मैं आपको हमेशा बताता रहता हूँ। गंगोत्री है, नंदा देवी है, ये सब यहाँ पर है। मानानीति लिपुलेख, 3 दर्रे हैं प्रमुख, इसको आप याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी छपेली, छोलिया, हारुल गढ़वाल, कजरी ये प्रमुख लोक नृत्य हैं। अगला, निम्न में से किस खेल को एशियाई युवा पैरा खेल 2025 में आधिकारिक खेल के रूप में शामिल किया गया। तो दोस्तों अभी एशियाई युवा पैरा खेल 2025 के रूप में इसके ऑफिशियल खेल के रूप में शामिल किया गया है आर्म रेसलिंग को। आर्म रेसलिंग क्या है, आर्म रेसलिंग पंजे लड़ाना, ठीक है ना, पंजे लड़ाना सुने हो ना, वही है ये। तो अभी हाल ही में इसे भी शामिल करने का निर्णय लिया गया है एशियाई युवा पैरा खेल में। ये 2025 में जो आयोजित होगा अगला वाला ताशकंद में होगा, वो
उज्बेकिस्तान में। तो इसमें इस बार ऑफिशियल खेल के रूप में एंट्री कर रहा है आर्म रेसलिंग, ठीक है ना, ध्यान रखना इसको। तो वैसे एशियाई पैरालंपिक समिति की बात करें, कमेटी की, जिन्होंने ये फैसला लिया वो दुबई में स्थित है और वहीं से ये फैसला लिया गया कि इसको शामिल किया जाएगा। इसके अध्यक्ष हैं माजिद रशीद। ओके, अगला, हाल ही में किस मंत्रालय के द्वारा सशक्त बलों को समर्पित टेली मानस सेल स्थापित किया गया? टेली मानस सेल, तो इसको दोस्तों स्वास्थ्य मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय दोनों के द्वारा मिल करके ये फैसला लिया गया कि टेली मानस सेल सशस्त्र बलों के लिए डेडिकेटेड रूप से स्थापित किया जाएगा। टेली मानस सेल क्या है, इसको जानने से पहले यहाँ पर आप आर्टिकल देख लो अपने कॉन्फिडेंस के लिए। हेल्थ और डिफेंस मिनिस्ट्री जो है ये मिल करके सेटअप कर रही है डेडिकेटेड टेली मानस सेल। अब क्या है ये, इसको समझिए। टेली मानस बेसिकली एक मनोवैज्ञानिक रूप से मजबूत करने के लिए एक हेल्पलाइन नंबर है। अगर कोई डिप्रेशन में रहता है या मनोवैज्ञानिक रूप से टूट गया रहता है, कभी उसके सुसाइडल ख्याल आते रहते हैं या कोई भी ऐसा चीज आता है, बहुत ज्यादा डिमोटिवेट हो गया रहता है, तो इस हेल्पलाइन पर वो फोन करके मदद ले सकता है या कहें कि अपनी प्रॉब्लम बता सकता है या थोड़ा सा सलाह ले सकता है। तो अब ऐसे में क्या हो रहा है, बहुत सारे केसेस देखे गए पिछले कुछ सालों में कि जो आर्म फोर्सेस हैं उनके जो हैं वो जो कर्मचारी हैं, कहें कि जो सैन्य बल हैं, उनमें बहुत सारा सुसाइडल केस भी देखने को मिला है, बहुत मानसिक उनको टेंशन देखने को मिली है। तो ऐसे में सशस्त्र बलों के लिए डेडिकेटेड रूप से मानसिक स्वास्थ्य सहायता के लिए ये हेल्पलाइन टेली मानस सेल की स्थापना की गई है। वैसे पूरे भारत भर में 51 टेली मानस सेल ऑलरेडी चल रहे हैं, लेकिन डेडिकेटेड रूप से रक्षा मंत्रालय के साथ मिलकर सशस्त्र बलों के लिए पहली बार शुरू किया गया है। ठीक है, टेली मानस का मतलब टेली मेंटल हेल्थ असिस्टेंट एंड नेटवर्किंग अक्रॉस स्टेट। ठीक है, तो ये हेल्थ असिस्टेंट करेगा। 14416 ये इसका हेल्पलाइन नंबर है। अगला, हाल ही में पीएम मोदी ने किस वृक्षारोपण अभियान की शुरुआत की? तो अभी पीएम मोदी ने दोस्तों एक पेड़ मां के नाम, इस नाम से एक वृक्षारोपण की शुरुआत की है और ये पर्यावरण दिवस के अवसर पर शुरू किया गया है। एक पेड़ मां के नाम, आप जानते हो जैसे कि आप हमारे जो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी हैं, ये अपनी माँ से बहुत ज्यादा प्यार करते थे। पिछले साल इनकी माँ का निधन हुआ, तो एक पेड़ मां के नाम से ये एक प्रकार से अवेयरनेस फैला रहे हैं कि अगर हर कोई व्यक्ति अपनी माँ को ही डेडिकेटेड करने के लिए एक पेड़ लगाए तो पर्यावरण को कितनी ज्यादा हेल्प हो सकती है। मिलियंस ऑफ ट्रीज लग सकते हैं पूरे कंट्री में। और आप देख रहे हो कि टेम्परेचर देखो अभी 45 डिग्री सेल्सियस लगभग सब में पार कर गया, बहुत जगहों पर 48 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया था। दिल्ली में तो एक बार 52 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया था टेम्परेचर। इस बार की ये हाल है। पेड़ अगर नहीं लगाएंगे, वृक्ष नहीं लगाएंगे तो अगले साल ये बढ़ते बढ़ते कोई बड़ी बात नहीं है 53-54 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाएगा। आने वाले कुछ सालों में 55 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर आम बात हो जाएगी। कितने लोगों की मृत्यु हो जा रही है और पेड़ जो हैं लगातार कटाई हो रहे हैं। तो ऐसे में पेड़ का वृक्षारोपण करना, पेड़ लगाना, इसके प्रति अवेयरनेस फैलाने के लिए किया गया। पर्यावरण दिवस के अवसर पर नई दिल्ली के बुद्ध जयंती पार्क में पीएम मोदी जी ने भी पेड़ लगाया और ये अभियान शुरू किया। वैसे इस बार पर्यावरण दिवस पर मेजबान देश सऊदी अरब को चुना गया है, थीम कंट्री सऊदी अरब है। अगला, हाल ही में कितने देशों ने अंतरिक्ष स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण जीरो डेब्रिज चार्टर पर हस्ताक्षर किए? अभी देखो ये आपको आवाज में थोड़ा सा नॉइज भी सुनने को मिल सकता है क्योंकि यहाँ पर तेज बारिश हो रही है और आपको इसलिए हो सकता है बैकग्राउंड में थोड़ा सुनाई पड़ जाए, तो इसके लिए सॉरी। अभी से ही बहुत तेज बारिश हो रही है, कई दिनों के बाद हो रही है। चलिए, कितने देशों ने अंतरिक्ष स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण जीरो डेब्रिज चार्टर पर हस्ताक्षर किए? 12 देशों ने मिल करके जीरो डेब्रिज चार्टर पर हस्ताक्षर किए हैं अंतरिक्ष स्थिरता के लिए। अंतरिक्ष स्थिरता कैसे आएगी? अंतरिक्ष कचरे को हटा करके। तो बेसिकली इनका मेन मकसद होगा अंतरिक्ष कचरे को हटाना। कई बार मैंने आपको अंतरिक्ष कचरे के बारे में बताया है कि जब से लोग अंतरिक्ष की तरफ बढ़ना शुरू किए हैं, सैटेलाइट लॉन्च करना शुरू किए हैं, तब से इतने सैटेलाइट लॉन्च किए हैं कि जब सबका कार्यकाल खत्म हो जाता है सैटेलाइट का, वो वहीं अंतरिक्ष में पड़े रह जाते हैं और एक मलबा बन जाते हैं, कचरा बन जाते हैं। तो वो कचरे वहीं पर इकट्ठा हैं जो बहुत ज्यादा दिक्कत क्रिएट कर रहे हैं, एक प्रकार से वहां पर बहुत ज्यादा भीड़ बना दिए हैं। ऐसे में उन्हीं अंतरिक्ष कचरों को साफ करने के लिए, खत्म करने के लिए ये जीरो डेब्रिज चार्टर पर हस्ताक्षर हुए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। जीरो डेब्रिज चार्टर पर 12 देशों ने हस्ताक्षर किए हैं। ये 12 यूरोपीय देश हैं और यूरोपीय स्पेस एजेंसी के साथ मिल करके इनके नेतृत्व में ही ये अंतरिक्ष मलबे को हटाने में मदद करेंगे अपने अपने तरीके से। तो 2030 तक इनका लक्ष्य है कि जीरो अंतरिक्ष कचरा कर दिया जाए।
इसमें ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, साइप्रस, एस्टोनिया, जर्मनी, लिथुआनिया, पोलैंड, पुर्तगाल, रोमानिया, स्लोवाकिया, स्वीडन और यूके शामिल है। अब देखो, ये तो अभी डिसाइड कर रहे हैं। अपने इसरो ने पहले ही लक्ष्य हासिल कर लिया, मतलब लक्ष्य डिसाइड कर दिया है कि 2030 तक हम लोग इसरो के द्वारा जो मलबे फैलाए गए हैं उसको साफ कर देंगे अंतरिक्ष से। और सबको भी एक आ गया, संदेश दिया गया कि भाई आपके द्वारा जो है कचरे फैलाए गए हैं उसको कम से कम आप तो साफ करो। तो इसरो के द्वारा इसरो वाला फैलाया गया, साफ किया जाएगा। यूरोपियन स्पेस एजेंसी द्वारा यूरोपियन स्पेस एजेंसी का। तो ये अंतरिक्ष कचरा फैला कैसे, बताया जैसे कि मैंने कि जो सैटेलाइट आज तक लॉन्च हुई हैं उसमें कोई का रहता है कि 10 साल के लिए वैलिडिटी रहती है, कोई 5 साल के लिए, कोई 6 साल के लिए, कोई 15 साल के लिए। तो जब उनका टेन्योर खत्म हो जाता है, संपर्क खत्म हो जाता है, तब वो कचरे बन के वहीं पर रह जाते हैं। अब उनको वापस लाया जाएगा। अगला, हाल ही में 8 लाख करोड़ का मार्केट कैप पार करने वाला पहला सरकारी बैंक कौन बना? तो दोस्तों 8 लाख करोड़ का मार्केट कैप पार कर लिया है एसबीआई ने। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 8 लाख करोड़ पार कर गया है और साथ ही साथ ये 7वीं सबसे बड़ी लिस्टेड कंपनी भी बन गई है भारत की। यहां पर देखिए एसबीआई मार्केट कैप क्रॉसेस 8 लाख करोड़ मार्क एज स्टॉक जंप्स 10%। 10% स्टॉक में इसकी वृद्धि भी देखने को मिली है और पिछले 52 सप्ताह में सबसे हाई है। अभी तक 7 भारतीय कंपनियों ने 8 लाख करोड़ का मार्केट कैप क्रॉस कर लिया है। रिलायंस इंडस्ट्रीज उसमें सबसे ऊपर है, 20 लाख करोड़ का भी इसका तो मार्केट कैप क्रॉस हो गया है। ऐसा करने वाली ये पहली कंपनी है भारत की। टीसीएस जो है, एचडीएफसी बैंक, भारतीय एयरटेल, इंफोसिस, आईसीआईसीआई बैंक, ये सब 7 ऐसी कंपनियां हैं जो अभी तक 8 लाख करोड़ के मार्केट कैप का को छू चुकी हैं। अब चूंकि किसी का शेयर बढ़ता है, किसी का घटता भी है, तो इंफोसिस अभी के टाइम पर इससे घट गया है। अभी के टाइम पर इसका वैल्यूएशन 5 लाख करोड़ पर आ गया है, लेकिन एक टाइम था जब ये 8 लाख करोड़ को छू चुकी है। एसबीआई की बात करें तो 1 जुलाई 1955 को स्थापना हुई थी, मुंबई में हेडक्वार्टर है, अध्यक्ष हैं दिनेश कुमार खारा। आज का लास्ट क्वेश्चन, ताइवान एथलेटिक्स ओपन 2024 में भारत ने कुल कितने मेडल जीते? तो ताइवान एथलेटिक्स ओपन 2024 ये ताइवान में आयोजित हो रहा था, ताइवान की राजधानी ताइपे में, और यहां पर भारतीय एथलीट्स ने 7 मेडल जीते हैं। इनमें 3 गोल्ड है, 3 सिल्वर है और 1 ब्रॉन्ज मेडल शामिल है। तो 3 गोल्ड के साथ भारत में यहां पर 7 मेडल टोटल जीते हुए हैं। 3 गोल्ड विजेता कौन है? डीपी मनु भाला फेंक से, नैना जेम्स लंबी कूद से, अंकेश चौधरी 800 मीटर दौड़ से। गोल्ड वाला ही बहुत ज्यादा पूछा जाता है, बाकी तो पूछे नहीं जाते हैं। आयोजन इसका ताइवान ताइपे में हुआ था। ठीक है जी, ये थे आज के दिन के टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चन। आई होप आपको कम से कम समय में पूरी जानकारी मिली होगी। यकीन मानो दोस्त, जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं सब के सब आपको बताए जाते हैं, कोई भी फर्जी क्वेश्चन नहीं लिया जाता है। आपको शायद पता ना हो, मेरे पास जितने भी क्वेश्चन आते हैं, कुछ 12 से 15 क्वेश्चन आते हैं, उनमें से मैं कई क्वेश्चन रिजेक्ट करके तब टॉप 10 सेलेक्टेड क्वेश्चन आपके पास प्रेजेंट करता हूं। और ये सबसे मजबूत क्वेश्चन होते हैं, आप किसी भी एग्जाम में बैठ करके इसको सॉल्व कर सकते हो। और ये आप चाहे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो, चाहे वर्तमान में चल रहे एग्जाम्स में जो देर बैठ रहे हैं स्टूडेंट, उनसे फीडबैक भी लेकर के पता कर सकते हो। इसके अलावा ऐसे ही मजबूत कंटेंट आपको सामान्य विज्ञान की इस ई बुक में प्रोवाइड किया गया है। रेलवे स्पेशल 1100 प्लस क्वेश्चंस वाला ये विद एक्सप्लेनेशन के साथ थ्योरी प्लस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन प्लस प्रश्नोत्तर माध्यम में कलरफुल डिजाइन के साथ और पिक्चोरियल माध्यम में और न्यूमेरिकल के साथ ये ई बुक तैयार किया गया है। इसको आप परचेज कर सकते हो इस नंबर पर व्हाट्सएप करके। मात्र 75 रेट्स में ये आपको मिल जाएगा। इस पर व्हाट्सएप करोगे तो क्यूआर कोड भेजा जाएगा, उसी क्यूआर कोड से आप पेमेंट करके ये ई बुक प्राप्त कर सकते हो। ध्यान रहे ये ई बुक फॉर्मेट में है, मतलब पीडीएफ फॉर्मेट में आपको व्हाट्सएप पर ही भेजी जाएगी, कोई एड्रेस नहीं देना है। और इसके अलावा अगर आप बुक ऑर्डर करना चाहते हो तो अमेजन पर ये बुक भी अवेलेबल है अपनी लोको पायलट और प्रैक्टिस सेट की टेक्नीशियन की। इसको भी आप अमेजन से जाकर सर्च करके डाउनलोड कर सकते हो, परचेज कर सकते हो। बात करते हैं लास्ट डे के क्वेश्चंस की। लास्ट डे मैंने आपसे पूछा था विराट कोहली को किस वर्ष खेल रत्न पुरस्कार मिला, तो 2018 में इनको खेल रत्न मिला था। इसके अलावा एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति गौतम अडानी ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स में किस स्थान पर हैं, तो 11वें पर ये हैं। मुकेश अंबानी 12वें पर पहुंच गए हैं। और आज आपको क्या बताना है, तेलंगाना राज्य का गठन किस वर्ष किया गया था, किस डेट को किया गया था, पूरा डिटेल आप बताइएगा। कौन सा देश यहूदी राष्ट्रपति वाला पहला कैथोलिक ईसाई देश बन गया है, ये भी बताइएगा। कल की वीडियो अगर आप देखे होगे तो जरूर आंसर कर पाओगे दोनों ही क्वेश्चंस का। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर भी भेज दी जाएगी और हमारे एमजीटी ऐप पर भी आप बाकी के पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। इसके अलावा हमारी ई बुक अगर मंथली लेनी हो तो मंथली भी आप ले सकते हो।
और ये सब आपको एमजेटी ऐप पर भी मिल जाएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।